हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हम लोग एंशंट हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं और आज एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4, बुक्स एंड ब्यूरियल्स हमें क्या बताती है। जनरली ये जो चैप्टर है इसमें दो एंगल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको वैदिक लिटरेचर और पोस्ट वैदिक लिटरेचर की झलक देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर हम अपना एक्सटेंशन बिल्ड करेंगे तमिलनाडु की एनसीईआरटी से पढ़कर। बेस यहाँ से बना लेते हैं। और जो ब्यूरियल्स हैं, मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट स्ट्रक्चर्स थे एंशंट हिस्ट्री में, जिनकी रेलेवेंस है। तो सबसे पहले एक एनेक्डोट से समझते हैं, कहानी से समझते हैं। मैरी एक ये लड़की है, लाइब्रेरी में जैसी घंटी बजती है टीचर सारे स्टूडेंट्स को बोलती है कि उसे फॉलो करो, टीचर को फॉलो करो, और वो लाइब्रेरी लेकर जाती है। मैरी पहली बार लाइब्रेरी जाती है तो वो ये देखती है लाइब्रेरी उनकी क्लासरूम से भी बड़ी है। इतनी सारी यहाँ पर शेल्फ्स हैं जिसमें सारी की सारी किताबें रखी हुई हैं। एक कॉर्नर पे वो कबर्ड देखती है जिसमें बड़ी बड़ी ओल्ड वॉल्यूम्स की बुक रखी हुई हैं, जिसका कवर बहुत ज़्यादा पुराना है, ब्राउन सा, डार्क ब्राउन सा हो चुका है। तो वो उसको ओपन करती है कबर्ड को और बुक निकालने की कोशिश करती है। इतने में उसकी टीचर आती है और वो कहती है, मैरी इस कबर्ड में जो बुक्स रखी है ना, वो अलग अलग स्पेशल बुक्स हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करती है, और इनमें तुम्हें वेदास की बुक भी मिलेगी। क्या तुम वेदास के बारे में जानती हो? तो मैरी कहती है, वेदास मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पहली बार ये टर्म सुन रही हूँ। तो टीचर अब इसको एक्सप्लेन करेगी कि वेदास होते क्या हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड जो है वो वेदास है। हमने वेदास के बारे में सुन रखा है। 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ओल्डेस्ट वेदा जो है वो ऋग्वेद है। लगभग आज से 3500 साल पहले लिखा गया था। ऋग्वेद के अंदर 1000 से ज़्यादा हाइम्स हैं। हाइम्स कुछ नहीं होता, मंत्र और उच्चारण जो होते हैं उसी को हाइम कहते हैं, यानी कि इसको सुक्ता या वेल सेट भी कहते हैं। ये जो हाइम है देवी देवता के पूछने के लिए, उनको पूजने के लिए, उनके प्रेज के लिए बने होते हैं। अब इस टाइम पर याद रखना, ऋग्वेदिक टाइम में ना दोस्तों 3 प्रोमिनेंट गॉड्स थे जिन्होंने बाद में अपनी रेलेवेंस खो दी थी। ये मैं आपको बताऊंगा। आज जो हम देवी देवता की भक्ति करते हैं ना, जनरली किसका नाम आता है आपके, जो अगर आप हिंदू रिलीजन की बात करो, जनरली किसका नाम आता है आपके ज़बान पर? आप किसको मानते हो? क्या, जल्दी बताओ। है ना, शिव जी, बजरंग बली, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, इन्हीं को मानती हो ना। लेकिन जब शुरू में ऋग्वेदिक जो टाइम पीरियड था ना, इस टाइम पर 3 गॉड इंपॉर्टेंट थे। आगे चलकर ये गॉड की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, फिर इनको किसी ने रिप्लेस कर दिया बाकी अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस ने लेटर वैदिक टाइम में। इस टाइम पर गॉड थे अग्नि, गॉड ऑफ फायर, इंद्र, वॉरियर गॉड, ठीक है, और सोम, ये एक प्लांट होता है जिससे स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर करी जाती है, इसका भी पूजन होता था। अब देखो आज के टाइम में कोई इनको पूछता है क्या? बताना ज़रा। अग्नि को चलो हम हवन कुंड वगैरह उसमें जब हवन हो रहा होता है तब वो कर लेते हैं, लेकिन अग्नि, इंद्र, सोम की आई कैन बेट कोई भी मूर्ति और फोटो तुम्हारे मंदिर में नहीं होगी किसी के भी घर में। बताओ बताओ, है नहीं ना? और सोम का नाम भी कई बार पहली बार ही सुन रहे होगा शायद से बहुत सारे लोग इस क्लास में। इसका मतलब पता है क्या है? हम जो अपने घर में देवी देवता रखे हुए हैं ना, वो लेटर वैदिक पीरियड टाइम की झलक है हमारे घर में। और ये क्या है? ये तीनों, अग्नि, इंद्र और सोम, अर्ली वैदिक पीरियड, और ये लेटर वैदिक पीरियड जो आज के गॉड्स एंड गॉडेसेस है करंट, ठीक है। देखते हैं इसको। ये जो हाइम है, ये जितने भी ये जो चाहे हाइम कह लो चाहे सुक्ता कह लो, जो भी है ऋग्वेदा के अंदर जो लिखे हुए थे, इसको ऋषि मुनियों ने प्रिपेयर करा था। प्रीस्ट जो थे उस टाइम पर जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे, उनको बोलते थे मंत्र हमारे पीछे पीछे रिसाइट करो, इसको मेमोराइज करो, हर एक इसका उच्चारण, इसका शब्द, इसका सेंटेंस आराम आराम से बिल्कुल कदम बाय कदम रखते हुए अच्छे से बोलो इसको, ज़बान तुम्हारी लड़खड़ानी नहीं चाहिए। इसकी महत्वता और इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊं क्या होती है। देखो कई लोग ना बार बार रोज़ पूजा पाठ और आरतियाँ वगैरह या फिर हनुमान चालीसा वगैरह करते रहते हैं। ये मैं आपको आप लोगों को बता रहा हूँ, फाउंडेशन कोर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को। बात पता है क्या होती है यार? मंत्रों का उच्चारण ना सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जो हम फिर उस वाणी में जो अपनी बोल रहे होते हैं, अगर आप शब्द की हेरा फेरी कर दो ना, तो आपको फिर 100% उसका रिजल्ट नहीं मिलता। शिव जी बहुत भोले हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो देवी देवताओं की एक बहस में शिव जी से ये बोला गया था कि आप तो इतने भोले हो, आपको तो कोई भी कुछ कर देते हो और आप उसको सब कुछ बांट देते हो। तो शिव जी ने रूल्स बना दिए थे कुछ टाइम पहले। इसका उच्चारण है कुछ बुक में भी है, मेरे नाना जी ने भी मुझे बताया था और मैंने भी पढ़ रखा है इसके बारे में। शिव जी ने एक रूल बना दिए थे कि मैं एक चीज़ कर सकता हूँ,
अगर कोई इंसान पृथ्वी पे कितना भी पूजा पाठ और भक्ति करता है लेकिन वो उच्चारण अगर सही से नहीं करता, आपने देखा होगा 99.99% लोग हिंदुस्तान में नहाकर आते हैं और वो हनुमान चालीसा कैसी भाषा में आरतियाँ कितनी तेज़ तेज़ वो बोल जाते हैं, आपको एक शब्द समझ में नहीं आ सकता, उनको खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि वो रटा रटाया बाथरूम से नहाकर निकलते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं, किचन में या कहीं पर भी घर पे मंदिर बन रखा है वहाँ पर तक वो जाते हैं और वो पूरी ज़िंदगी उतने ही भिखमंगे रहते हैं, पूरी ज़िंदगी उतने ही भिखमंगे। जो उनके पास चार जोड़ी कपड़े हैं वो वहीं से वो पैदा होते हैं, उसी में वो जॉब करते हैं और वहीं वो शमशान घाट जाके उनको जला दिया जाता है। रिजल्ट क्यों नहीं मिलता लोगों को अपनी पूजा पाठ का? मैं तो मेडिटेशंस, एफर्मेशंस और हर चीज़ का दीवाना हूँ, लेकिन इसको मैं बता सकता हूँ, आप उच्चारण सही से करना सीखो। तो जो लोग किताब लेकर डेली अगर पढ़ते हैं, जैसे मतलब आपको कितनी भी याद है, लेकिन उच्चारण उसका सही से करो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनव रघुबर बिमल जसु जो दायको फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश बेकार। इसको अगर कोई बहुत जल्दी बोले ना, तो अब वो इसका लय बिगाड़ देगा, इसके शब्द का उच्चारण बिगाड़ देगा। बस जिन जिन लाइनों में शब्दों का उच्चारण बिगड़ा, आपकी ज़बान लड़खड़ा गई, तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, क्योंकि वो यूनिवर्स तक नहीं पहुंच पाता। ये सिखाया जाता था स्टूडेंट्स को इस ज़माने में। और ये मैं कैसे बता सकता हूँ? आज भी मैं बहुत सारे पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस धर्म गुरु के पास जाकर ट्रेनिंग लेकर आए हैं। उन्होंने हिमालय पे बैठ के मेडिटेशन कर रखी है, अच्छे खासी फैमिली के वो लोग हैं। इनमें से बड़े सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो IAS IPS के बेटे हैं, बेटियाँ हैं। उन्होंने अपना जो जीवन, ऐसा पारिवारिक जीवन छोड़कर, आप उनको देख लो, यूट्यूब पे उनको देख लो, स्वामी मुकुंदानंद जी को देख लो, वो IITian हैं, USA गए, इंग्लिश कितना अच्छा बोलता है, वो भगवत गीता के दीवाने हैं, वो उसका ज्ञान देते हैं। और वो बड़ी सारी अदर किताब भी रखते हैं जिसको मैं अमेजन से मंगवा कर पढ़वाता रहता हूँ, बिकॉज इज़ अ ग्रेट फैन। वो भी यही मानते हैं कि साइकोलॉजी और माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आज की जनरेशन में आज के हिसाब से बात करते हैं। एग्जैजरेटेड फिगर में थोड़ा सा सदगुरु को मानता हूँ, बट स्वामी मुकुंदानंद इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड बहुत अच्छे से वो समझाते हैं, जो कि नॉर्मल भाषा में आज के टाइम में जो यूथ है जिनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता, तो वो पूजा पाठ करने को ना कह के कुछ कुछ अच्छे ट्रिक्स बताते हैं कि वाणी के ऊपर आप कंट्रोल कर लो, हल्का सा याद कर लो, किस वे में आप एफर्मेशंस कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे आपकी डेली ज़िंदगी में पूजा के बराबर ही आपको परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द हाइम्स फॉर कंपोज एंड टॉट एंड लर्न बाय मैन, ठीक है, और कुछ कुछ वीमेन। तो इसका मतलब यहाँ से एक बात ये निकल कर आती है, क्या ऋग्वेदिक लिटरेचर दोनों के लिए एक्सेसिबल था? जी हाँ था, मर्दों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन औरतों को डिनाइड नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, ये कंपोजिशन की बात जब है तो कुछ कुछ औरतों ने भी बनाए हाइम्स वगैरह। ठीक है, यानी कि जो क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मुहावरों में, आपने हिंदी में सुना होगा पंडित और पंडिताइन, तो ऐसे ही मान लो जो फीमेल सेजेस थी उन्होंने ये चीज़ बनाई। ठीक है, ऋग्वेद जो है वो एक ओल्ड और वैदिक संस्कृत में लिखी गई है, जो आज के समय में संस्कृत बोली जाती है उस संस्कृत में नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत हो नहीं चाहिए आपको। संस्कृत और दूसरी फैमिली, इसको हम सोसाइटी में इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं अभी कुछ दिन पहले। संस्कृत एक पार्ट है फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का, जिसको हम लोग कहते हैं इंडो यूरोपियन। इसको बहुत कम लोग जानते हैं UPSC की तैयारी करने वाले, कि संस्कृत कौन सी फैमिली का पार्ट है। इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है। कुछ जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जैसे असामीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। ठीक है, एशियन लैंग्वेजेस जैसे पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये इसी इंडो यूरोपियन फैमिली से बर्थ लेते हैं। इसको फैमिली इसलिए बोला जाता है क्योंकि बड़े सारे वर्ड्स इनमें कॉमन देखने को हमें मिलते हैं। जैसे आपने नमस्ते लंदन देखी होगी, तो अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के पास जाके जो उसका वुड बी हस्बैंड होने वाला होता है, उसके दादाजी की बेइज्जती करता है। जब वो हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहे होते हैं तो उसको बताता है ना, मात्र बिकम्स मदर, भ्रात बना ब्रदर, जामित्री बनी ज्योमेट्री एंड त्रिकोणमती बनी ट्रिग्नोमेट्री, ये वो बोलता है उसमें। तो ये बड़े सारे संस्कृत के वर्ड जो हैं वो उसी को बेस बनाकर इंग्लिश के बड़े सारे वर्ड्स बने हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। मदर जो इंग्लिश है वो मात्र से लिया, मात्र बिकम्स मदर, भ्रात बिकम्स ब्रदर, जामित्री ज्योमेट्री एंड त्रिकोणमती बिकम्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है। अदर लैंग्वेजेस इन द सबकॉन्टिनेंट जो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं वो क्या है? जो नॉर्थ ईस्ट में यूज़ होती है वो तिब्बतो बर्मन फैमिली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविडियन फैमिली, और झारखंड और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया के अंदर जो बिलोंग होती है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। इसको हम सोसाइटी में थोड़ा बहुत कर चुके हैं। बाकी मैं आपको GS पेपर 1 का जो प्रॉपर सोसाइटी का जो एंगल है वहाँ से मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूँगा। ठीक है, बुक्स जो थी
द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। ऋग्वेद जो थी वो रिसाइट करी जाती थी और सुनी जाती थी रेदर देन रीड। इसको रीडिंग के लिए नहीं, इसलिए गुरु जो होता था वो ये बोलता था उस ज़माने में कि आपको मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करना है, एक एक सिलेबल, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को सही तरीके से बोलना सीखो। इसको बहुत बाद में लिखा गया, यानी कि देख रहे हो कॉम्पोजिशन इसकी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसकी कॉम्पोजिशन अर्ली टाइम में हुई और इसको पेन डाउन करा गया बहुत टाइम बाद। पेन डाउन का मतलब रिटन डाउन, इट वॉज रिटन डाउन आफ्टर मैनी, देख रहे हो, इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज, भाई दशक भी नहीं, सेवरल सेंचुरीज, जिसको पहली बार ये कंपोज करा गया था। और आज से सिर्फ ये ज़्यादा पुराना नहीं, 200 साल पहले इनको प्रिंट करा गया, ताकि इतना जो प्राचीन इतिहास है और जो ज्ञान है देवी देवताओं के ऊपर जो पूजा वगैरह है वो मिट ना जाए। और कितना कुछ तो जब बाद में लिखा जाता है, आपको पता है कि आधी नॉलेज तो कवर भी नहीं होती है, लेकिन वेदास में पता है इतनी नॉलेज है। एक फैक्ट कहा जाता है कि बंदा अगर 4 से 9 जन्म भी ले ले और डेली वो अगर 18 घंटे वेदास की स्टडी कर रहा है, सारे के सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तब भी उसको इतने 4 से 9 जन्म का समय लग जाएगा सारे के सारे वेदास को कवर करने में। इतनी एक्सटेंसिव नॉलेज गिवन है इसके अंदर। तो हिस्टोरियंस कैसे स्टडी करते हैं ऋग्वेद को, ये अर्ली वेदा था, तो इस चैप्टर में इसी के बारे में अभी फोकस करते हैं। जो हिस्टोरियंस होते हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, मुझे उसमें कोई फ़र्क बता सकता है? हाँ, दोनों सही हो, दोनों सही हो। हिस्टोरियंस एक्चुअली ज़्यादातर फोकस इस बात पे करते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट की चीज़ों को तो अपना ही लेंगे वो, एज वेल एज आर्कियोलॉजिस्ट कभी भी रिटर्न सोर्सेज के पीछे नहीं भागते ना, ये भागते हैं। लेकिन हिस्टोरियंस ज़्यादा एक्सटेंसिव अपनी रिसर्च करने के लिए, क्योंकि जैसा कि अंकिता ने बोला, इनको एक एरा और सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाना होता है। और इसी से मैं एक चीज़ और एक्सटेंड कर देता हूँ, कल्चर, लोगों की लाइफस्टाइल, ऑर्डिनरी लोगों क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सब कुछ रिटर्न सोर्सेज में अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। याद है हमने पढ़ा था तमिलनाडु के अंदर एक एक आर्कियोलॉजिस्ट और वो क्या ढूंढता है पूरा का पूरा, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि रिटर्न सोर्सेज मिल जाए उस एरिया के बारे में, तो ये तो और भी अच्छी बात है ना। तो हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ये पास्ट के बारे में जानने के लिए उत्साहित होते हैं, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स ढूंढना काम है आर्कियोलॉजिस्ट का। ये रिटर्न सोर्सेज को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हिस्टोरियंस ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं। कुछ कुछ जो हाइम जो ऋग्वेद के अंदर लिखी गई है वो डायलॉग्स की फॉर्म में लिखी गई है। डायलॉग्स मतलब दो लोग वार्तालाप कर रहे हैं। अच्छा, ये जो डायलॉग है ना, ये डायलॉग फॉर्मेट आप ऐसा मान सकते हो, मान कह सकते हो, है ही ऐसा, याद रखना, अभी हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में इसको। प्लेटो की भी जितनी राइटिंग्स हैं, उसकी दो जो बुक है द रिपब्लिक, वो भी डायलॉग्स की फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हाँ, बात संवाद, ठीक है, कि मतलब वो खुद ही, मतलब बंदा, मतलब जैसे मतलब मालूम मैं खुद ही कुछ लिख रहा हूँ और मैंने अपने बारे में लिख दिया कि दीपांक ये कह रहा था, अमित ये कह रहा था, अंकिता ये कह रही थी, उनको सही करने के लिए दीपांक का आर्ग्यूमेंट ये था, उसके अगेंस्ट अमित ये बोला, उसके फेवर में अंकिता ये बोली, फिर दीपांक ये बोला, मतलब मैं ही लिख रहा हूँ और मैं खुद लिखते जा रहा हूँ सबके एंगल, ठीक है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ वन सच हाइम। यहाँ पर हमें एक डायलॉग देखने को मिलता है, अभी एक बॉक्स दिखाता हूँ अभी मैं आपको। एक ऋषि थे विश्वामित्र, और वो दो नदियों से वाद संवाद कर रहे हैं, ब्यास नदी और सतलज नदी, जिनको ऋग्वेदिक टाइम में गॉडेसेस की तरह पूजा जाता था। और यहाँ से जो हम नदी को आज भी यूपी एमपी के और बहुत सारी स्टेट्स के लोग जो पवित्र मानते हैं, है ना, और क्या कहते हैं, कोई भी जो एक्सट्रीम रिचुअल जब कुछ होता है या कुछ भी होता है, तो हम इन नदियों को काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानते हैं और उसमें स्नान करना हम ठीक समझते हैं। गंगा घाट के किनारे लोग जाते हैं, गंगा में नहाने से लोग कहते हैं पाप धुल जाते हैं। तो ये इसी ज़माने की उपज है ये, जिसको हम आज तक प्रथा को फॉलो करते हैं। तो पहले मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में। यानी कि उस ज़माने में नदियों को इतनी पवित्र माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि ये देवियाँ हैं, अगर इनसे बात करी जाए तो ये हमें रास्ता दिखा सकती हैं कैसे। विश्वामित्र क्या है, ये पहले रिवर से दरख्वास्त करते हैं, इनकी तारीफ़ों में कुछ शब्द रहेंगे, कहेंगे ओ नदियाँ जो तुम पहाड़ों से निकलती हो, दो भागते हुए तेज़ घोड़ों की तरह, चमकती हुई गाय की तरह, जो कि अपने बछड़े को प्यार करते हुए उसे चाट रहे हैं, ठीक है। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, कि जैसे समुद्र के अंदर कोई रथ चल रहा हो, इंद्र की पावर की वजह से। और इंद्र आपको पता है ना, बारिश वगैरह करवाने में और पानी के देवता होते हैं, ठीक है। तुम पूरी की पूरी पानी से भरी हुई हो, एंड यू विश टू यूनाइट विद वन अनदर। रिवर्स इसके रिप्लाई में क्या कहती हैं, अब देखो रिवर्स का रिप्लाई, डायलॉग देखो, पहले विश्वामित्र कुछ कह रहे हैं, फिर रिवर्स कुछ कह रही है, ठीक है। जो हम पूरे के पूरे पानी की तरीके से भरे हुए हैं,
हम लोग भगवान के बनाए हुए रास्तों पे चल रहे हैं, एक बार हम अगर बहना शुरू करें तो हम रोके नहीं जा सकते। तुम हमसे क्या मांगने आए हो ऋषि, तुम ये बताओ। तो विश्वामित्र कहते हैं, बहनों प्लीज़ मेरी एक दरख्वास्त है आप लोगों से, ठीक है। मैं एक ऐसा यात्री हूँ जो आपसे बड़ी दूर से दरख्वास्त करने आया है, और ऐसा एक गायक हूँ जो कि बहुत दूर से चला आया है अपने रथ और अपने कार्ट के साथ, ठीक है। और मेरे जो रथ है आपके पानी में घुसते ही उसके पहिए डूब जा रहे हैं। क्या आप अपने जो पूरा का पूरा फ्लो है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो ताकि मैं सेफली क्रॉस कर सकूं। तो इस रिप्लाई में नदियाँ ये कहती हैं, ठीक है, हम तुम्हारी जो तुमने हमसे दरख्वास्त करी, प्रेयर करी, हम उसे सुनेंगे ताकि तुम सेफली क्रॉस कर सको। हिस्टोरियन यहाँ पर इस हाइम को ये कहते हुए प्रेस करता है, इस बात की तरफ संकेत करता है कि ये एक ऐसे एरिया में ऐसे एरिया में कंपोज करी गई थी जहाँ से रिवर बहती थी। रिवर कौन सी, मैंने आपको बता दिया, ब्यास और सतलज। उनको उस ज़माने में सारी रिवर्स को इनफैक्ट यार कि गॉडेसेस की तरह पूछा जाता था। ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो ऋषि थे उस ज़माने में ऐसी सोसाइटी में रहते थे जहाँ पर घोड़े और गाय वैल्यूएबल एनिमल्स थे। अब एक बात याद रखना, कभी कभार क्वेश्चन आता है, आ चुके हैं पास्ट में ऐसे क्वेश्चन, प्रीवियस 25 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करोगे, हड़प्पा में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते थे जो ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में देखने को नहीं मिलते थे, या फिर ऋग्वेदिक में कौन कौन से ऐसे जानवर थे जो कि हड़प्पन टाइम पीरियड में नहीं थे। इसकी भी लिस्ट बनाते चलना चिट्ठे के लिए। आपको अभी 2 एनिमल्स पता लग गए हैं, हॉर्स और काऊ। पुराने वाले तो सारे के सारे होंगे ही होंगे, लेकिन इस टाइम में यहाँ पर कोई नए एनिमल्स भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो डैट इज़ वाई रिवर्स जो है दे आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काउस। चैरियट्स आपसे राइटर पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंट थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सामान वगैरह को लेकर जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह भी वर्क करते थे। दूसरी जो रिवर्स हैं स्पेशली इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, और इवन सरस्वती। पहले सप्त सिंधु से बोला जाता था, आपको पता होगा ना, आज भी हिंदी में ये लिखा जाता है ऐसे, सिंधु रिवर। पहले सप्त सिंधु बोला जाता था। आज के टाइम पर इंडस के सिस्टम में, इंडस रिवर सिस्टम में 6 नदी है ना, इंडस है ना, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। पहले सरस्वती भी थी, है ना, पता है ना ये वाली बात आपको, ठीक है। गंगा और यमुना दे आर नेम्ड ओनली वंस। तो ये आपको आ सकता है कि ऋग्वेदिक लिटरेचर के अंदर कौन कौन सी नदियों का जिक्र है, तो इसका भी याद रखना। इंडस और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। इसके अलावा सरस्वती भी है, 7वीं इसकी ट्रिब्यूटरी, छठी ट्रिब्यूटरी। इंडस तो पूरा सिस्टम है, 7 रिवर्स पूरी बताई गई है यहाँ पर। इसके अलावा गंगा और यमुना को मेंशन करा गया, वो भले एक बार करा गया लेकिन करा गया। ये वाली बात याद रखना, प्रीलिम्स के अंदर ऐसे तरीके के क्वेश्चन निकलते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में क्या होता है, वो ऐसा लेवल ना सोचते हैं कि बच्चों वाला है, बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी तो वो मेंशन नहीं करते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये लिस्टिंग्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इससे देखो क्वेश्चन ज़्यादा निकलते नहीं। आपने 2013 से 2022 तक ज़्यादा क्वेश्चन देखे नहीं होंगे, लेकिन अब निकलेगा तो निकलेगा ही, फिर उसमें कुछ कर तो सकते नहीं। अगर यूपीएससी को लगेगा कि वो एग्जॉस्ट हो चुका है बड़े मटेरियल से और फ्रिंज एरिया से, उसे पूछने चाहिए भी, ये कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड तो है नहीं। एक यूपीएससी आजकल एक फेवरेट चीज़ उसकी और बन गई है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। आपको पता ना, एंशिएंट और मेडिवल से बड़ी सारी ना संस्कृत और दिल्ली सल्तनत वाली, मुगल वाली बड़ी सारी टर्म्स पूछ लेता है। ये टैक्स कौन सा, वोट कौन सा, इसका मतलब क्या, उस ज़माने का ये शहर आज के टाइम में कहाँ पर जाने को मिलेगा। और आज के टाइम में क्या करता है, 5 ऑप्शन दे देता है और मैच द फॉलोइंग करवा लेता है कि बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो इसका मतलब हमें ना थोड़ा सा फैक्चुअल कंटेंट तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। बात करते हैं ना, ऊपर किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक चीज़ रह गई हमारी शायद से, ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, ऋग्वेदा से लिया गया है, ठीक है, ऋग्वेदा का ही है, ऋग्वेदिक टाइम का ही है। ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ऋग्वेद का है, बर्च बाग याद है, कश्मीर में, वहीं से उस पर ऊपर बनाया गया है। अबाउट 150 साल पहले इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेद, ठीक है, एज वेल एज उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में भी मदद हुई। और ये कहाँ पर प्रिजर्व है, एक लाइब्रेरी है पुणे महाराष्ट्र में, वहाँ पर उसके अंदर ये प्रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। बर्चबाग वाली कहानी तो आपको पता ही है, अब तो मैं दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं किसी को, ठीक है। कैटल, हॉर्सेज और चैरियट ये पवित्र माने जा रहे हैं ना इस टाइम पर, और इंपॉर्टेंट भी माने जा रहे हैं, तो चलो उनके बारे में देखते हैं। बड़ी सारी प्रेयर्स हैं ऋग्वेद में, कैटल, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, इन सब के लिए। मिल्चिंग एनिमल्स यानी कि जो मिल्क, या फिर बीस्ट ऑफ बर्डन भी जिनको कहते हैं, ये मैंने शुरू में क्लियर कर दी थी आपको पहले दिन ही हिस्ट्री के लेक्चर्स में, ये सब बातें, ठीक है। बच्चे जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली बेटों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। और घोड़े जो है उनको
इस प्रकार के पहियों से बांधकर पूरा का पूरा एक रथ का स्ट्रक्चर तैयार करा जाता था, क्योंकि ये बैटल्स में यूज होते थे एंड विच वर फॉट, बैटल्स क्यों लड़े जाते थे, कैटल को कैप्चर करने के लिए। उस टाइम पर मैंने बताया था ना आपको, ये भी एक धन की तरह, साधन की तरह यूज़ होता था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको वैदिक लिटरेचर के टाइम पे पढ़ाऊंगा। तो यहीं पर कैटल, अच्छा इसका मतलब आप ये एक चीज़ देख रहे हो, अगर आपको कंपैरिजन कल को आ जाए मेंस के उसमें कि हड़प्पा में और अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में कंपेयर करो, तो एक पॉइंट ये हमें ये मिल गया ना कि इट वॉज अ पीसफुल सोसाइटी, और यहाँ पर पीस नहीं था क्योंकि यहाँ बैटल लड़े जा रहे हैं। देख रहे हो ना, ये देखो टर्म बैटल। ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा सोचा करो। मैं तो हूँ ही, मैं तो पूरी लिस्टिंग दे ही दूंगा, थोड़ा सा सोचा करो, क्या पता मुझे भी कोई नया पॉइंट मिल जाए आपके एनालिसिस की वजह से। तो नोट मेकिंग एक हायर लेवल पर भी कभी कभार जाकर हो सकती है, जब आपको लग रहा है कि यार मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, अब मुझे थोड़ी सी इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस बनानी चाहिए। अब कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी चीज़ को कंपेयर करने लग जाओ। अक्सर मेरे जो फेवरेट वो जो पोजीशंस रहती हैं वो क्या रहती हैं, एक हड़प्पा, एक अर्ली वैदिक पीरियड, एक बुद्धिज़्म, एक जैनिज़्म, एक आपका दिल्ली सल्तनत और एक मुग़ल एम्पायर। मेरी ऐसी एक कंपैरेटिव एनालिसिस इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में रहती है। और एक इसकी भी मॉडर्न टाइम पीरियड और गुप्तन एम्पायर, ठीक है। तो विच वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, ज़मीन पर और गाय भैंस भेड़ बकरियों के ऊपर कब्जा करने के लिए बैटल लड़े जाते थे, ठीक है। क्योंकि अगर ज़मीन मिल गई तो अपने एनिमल्स को चरवाना वगैरह काफ़ी ईजी है, ठीक है। और ज़मीन मिल गई तो हार्डी क्रॉप्स ग्रो करे जा सकते हैं, जिन पे पानी वगैरह भी कम चाहिए पड़ेगा, जैसे बारले, ज्वार वगैरह ये सब। और कुछ जो बैटल्स हैं वो पानी के लिए भी कभी कभार लड़े जाते थे और लोगों को कैप्चर करने के लिए भी। तो ये जो वेल्थ ऑब्टेन करी जाती थी, ठीक है, इसको लीडर्स वगैरह जो भी लीड कर रहे होते हैं बैटल वगैरह को, वो अपने पास रखते थे। कुछ इसका हिस्सा, जैसे ज़मीन वगैरह सामने वाली की हमने कब्जा ली, फिर उससे जो अनाज वगैरह आएगा वो मंदिरों वगैरह में प्रीस्ट वगैरह को दे दिया जाता था और बाकी लोगों के अंदर, जनता प्रजा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। कुछ जो वेल्थ थी इसको यूज़ इसलिए होता था, इस टाइम के जो लीडर थे, राजा वगैरह, राजा का कंसेप्ट मुझे बोलना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन चलो ठीक है मान लेते हैं कि राजा था, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से अगले चैप्टर में कराऊंगा। जनपद और महाजनपद का कंसेप्ट, जो 16 महाजनपद होंगे उनमें से मगध सबसे पावरफुल बन जाएगा और वहाँ से बनेगा इंडिया का पहला एम्पायर और किंगडम, मौर्यन एम्पायर, जिसको लीड करेगा आपका ये कौन होता है, अशोका का दादा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, ठीक है, हवन वगैरह, इसको यजनास लिखा जाता है, यज्ञ बोलते हैं इसको, ठीक है। और या फिर सेक्रीफाइसेस आप कह सकते हो, जिसके अंदर ऑफरिंग दी जाती थी फायर के अंदर, यानी कि हवन कुंड के अंदर कुछ ना कुछ डाला जा रहा है, सोने के सिक्के, चूड़ियाँ, सिंदूर, कोई ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी करके, क्योंकि आपको पता ही होगा हवन का कंसेप्ट एक करके। हवन में हम जो भी कुछ डालते हैं, देवी देवता, अब गणेश जी के सामने मैं लड्डू रखूँगा तो अब इंसान दोगला होता है ना, अब सच में अगर गणेश जी प्रकट हो जाए वो भी भागता फिरेगा पूरे घर में डर के मारे, ठीक है। और ऐसे अगर आपके हाथों से अब आप मूर्ति को खिलाने जाओ वो भी खा लें, तो आप चमत्कार करके आप पूरे, पता चला पूरे एरिया की भीड़ भड़क्का को अपने घर पे बुला लो, मंदिर ही बन गया आपका घर। तो ऐसा माना जाता है कि देवी देवता जो भी कुछ खाते हैं वो हवन के थ्रू सबसे बेस्ट खाते हैं डेली, ठीक है। तो इसलिए डेली घर में होम या फिर छोटा सा हवन, एक कंडा जलाकर उसके ऊपर घी थोड़ा सा जलाकर उसके अंदर चीनी या फिर कोई भी फ्रूट रखा हुआ है घर में तो वो डाल देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो भोग होता है वो पूर्ण रूप से वो हो जाता है। भोग के भी अलग अलग प्रकार होते हैं कि लड्डू गोपाल को जैसे, या विष्णु जी को एक ही बात है, कृष्ण जी को एक ही रूप में, सारे के सारे खाटू श्याम जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं लगता, क्योंकि तुलसी इनकी दूसरी वाइफ थी लक्ष्मी जी के अलावा, और बिना उसके ये भोग को मतलब जहर मानते हैं, बिना तुलसी के पत्ते को लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता, विष्णु जी को, कृष्ण जी को, खाटू श्याम जी को, ठीक है। दीज वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। ऑफरिंग्स जो थी उसके अंदर क्या क्या डाला जाता था, घी, कुछ अनाज, और किसी केसेस में एनिमल्स को भी, इनको भी बलि दी जाती थी। जैसे अब ये कोई यूनिक बात नहीं है, पद्मावत देखो तो शाहिद कपूर बकरी का गला काटता है एक वो करके, जय माँ भवानी करके, नदी के उसमें जो तालाब उनके घर में बन रखा होता है, देखा होगा आपने वो सीन, ठीक है, वॉर से पहले। तो बड़े सारे जो लोग थे वो इन युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे, मर्द स्पेशली, ठीक है। रेगुलर आर्मी लेकिन कोई नहीं थी, जब भसड़ मच जाए, जब लग जाए कि लैंड के ऊपर कब्जा करना तब ठीक है, ठीक है। लेकिन असेंबलीज थी जहाँ पर लोग मिलते थे और डिस्कस करते थे मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। लीडर्स को भी चूज़ करा जाता था जो कि ब्रेव होते थे और काफ़ी स्किलफुल वॉरियर्स होते थे। अब कुछ शब्द उस ज़माने के लोगों को ऋग वैदिक पीरियड को, या फिर अच्छा एक बात आप समझ गए ना अभी तक कि ऋग वैदिक पीरियड बोल लो इसको, चाहे अर्ली वैदिक पीरियड बोल लो, ये एक ही बात है, इतना समझ गए ना, ठीक है। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल।
कि किस तरीके का वो काम करते थे, कौन सी वो भाषा बोलते थे, कौन कौन सी जगहों में वो रहते थे, उनका परिवार कैसा था, उनका समाज कम्युनिटीज़ वगैरह कैसी थी और किस किस प्रकार की कल्चरल प्रैक्टिसेस वो अपनाते थे। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों के बारे में जानते हैं। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल जो कि डिस्क्राइब करे जाते हैं अपने वर्क के बेसिस पर। एक तो थे प्रीस्ट, जिनको नॉर्मल भाषा में ब्राह्मण कहा जाता था, और जो प्रीस्ट की मदद से रिचुअल्स परफॉर्म करवाते थे वो थे यहाँ पर राजा। ठीक है, राजा ये वो वाले नहीं है, इसलिए देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, राजा ये वो वाले नहीं है कि जैसे आपको जर्नल जो आपके दिमाग में कंसेप्ट होता है राजा का, वो मैंने आपको बताया। मैं जनपद, महाजनपद और जब मौर्यन एम्पायर कवर करवाऊंगा तब आपको प्रॉपर तरीके से एक राजा महाराजा क्या होता है वो पता लगेगा। ठीक है, दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़। राजा की खासियत यही होती है ना कि रेगुलर आर्मी, सोने के सिक्के, एलिफेंट, ये वो करके, लेकिन इस ज़माने के राजा के पास कोई अपनी कैपिटल सिटी नहीं होती थी। जैसे मौर्यंस के पास मगध था, पाटलिपुत्र था, ये सब इनके पास कुछ नहीं। नो पैलेसेस, नो परमानेंट आर्मीज, और ये टैक्सेस भी कलेक्ट नहीं करते। तो क्या क्या घंटा के राजा ये, लेकिन फिर भी राजा का कंसेप्ट इनको दिया जाता था। जनरली जो राजा के बेटे होते थे वो ऑटोमेटिकली इस टाइम पर सक्सीड नहीं करते थे फादर को एज राजा की। अगर मतलब मान लो राजा का कोई बेटा है, आगे वाले टाइम में तो हम ये देखते हैं कि हेरिडिटरी वो बन जाता है, लेकिन यहाँ पर हेरिडिटरी नहीं था। तो ये एक प्रिम्स के अंदर आपका फैक्ट निकल सकता है कि क्या अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के अंदर ऐसा होता था, हेरिडिटरी पोजीशंस होती थी? जी नहीं होती थी। ठीक है, यानी कि काबिलियत को यहाँ पर ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2 वर्ड्स यूज़ होते थे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए और पूरी की पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। एक वर्ड था जन, जो आज भी यूज़ होता है हिंदी में और दूसरी लैंग्वेजेस में, और दूसरा था वैश्य। जो वैश्य जो टर्म आया वो इसी से आया। वैश्य याद है ना, वो वर्णा सिस्टम, हियरार्की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो वैश्य हम 3rd कैटेगरी यूज़ करते हैं इसी से आया। ठीक है, बड़े सारे जो विश और जो जन थे, यानी कि कम्युनिटीज़ के लिए है वाला टर्म। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या है सर, ये कम्युनिटीज़ के लिए रेफर करा जा रहा है, लोगों के लिए। ठीक है, कम्युनिटीज़ के लिए बड़े सारे जो विश और जो जन थे, दे आर मैंशनड बाय नेम। तो हमें कुछ पूरी की पूरी कम्युनिटी का नाम देखने को मिलता है यहाँ पे। पुरुजन कह लो या पुरुविश कह लो, भारत जन कह लो या भारतविश कह लो, यदुजन कह लो या यदुविश कह लो। और यहीं से जो सरनेम निकल कर आता है, आपने बड़े सारे लोगों का, अमित सुना होगा यूपी में, प्रिय आपने सुना होगा यदुवंशी, है ना, यदुवंशी, ये यहीं से आया है। ठीक है, तो डू एनी ऑफ दिस नेम, छोड़ो उसको। समटाइम्स पीपल हु कंपोज द हाइम्स, वो अपने आप को आर्यास डिक्लेयर करते थे और उनके अपोनेंट को वो बोलते थे दासा और दास्यूस। यानी कि अगर हमारी कम्युनिटी है जो हाइम कंपोज कर रहे हैं, ठीक है, हमने बनाया है, तो हम आर्याज हैं क्योंकि हमने भगवान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करा है, कुछ लिखा है और ये इतिहास में इसका नाम हो गया है। और जो हमारे अपोनेंट है वो दासा और दास्यूस है। अब दासा और दासियों को अलाउड नहीं था कि वो सेक्रीफाइस से परफॉर्म करें, हवन वगैरह में बैठे, और वो अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते थे, शायद से इस वजह से भी। लेटर बाद में जो ये टर्म है दासा, ये और जो उसका फेमिन फॉर्म है, अगर कोई महिला है तो वो दासी, बाद में स्लेव बन गए। जब अलाउ ही नहीं था, अलग लैंग्वेज बोलते थे। अभी कोई भी हो सकते हैं उस ज़माने के, ट्राइबल लोग, फॉरेस्ट पीपल, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको तमिलनाडु में पढ़ाऊँगा। स्लेव्स वर विमेन एंड मैन, जिनको वॉर में कैप्चर कर लिया जाता था। इन और जिन्होंने कैप्चर करा युद्ध लड़के, ये उनकी प्रॉपर्टी बन जाते थे और ये उनके साथ जो मर्जी, दे कुड मेक देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, नाच बसंती। ठीक है, वाइल द ऋग्वेद वॉज बींग कम्पोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और भी जगह पर हिंदुस्तान में उस समय में डेवलपमेंट्स हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेगालिथ की बात चलती है। अब हम लोग चल रहे हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की कहानी खत्म, अब साउथ इंडिया में हम लोग चल रहे हैं। और साउथ इंडिया में हम लोग धीरे धीरे करके और पढ़ेंगे कि जैसे ऊपर जो वैदिक लिटरेचर यूज़ होता था, यहाँ पर क्या यूज़ होता था, जल्दी मुझे बताओ। जैसे हमारे वेदा से नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में क्या, संगम लिटरेचर। और संगम लिटरेचर के बारे में हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं ना। जैसे हमने पढ़ा था कि ज्योग्राफी में भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, कि लिटरेचर था, है ना, कि संगम लिटरेचर के अंदर वो मैंशनड है, बहुत सारी चीज़ें मैंशनड है संगम लिटरेचर के अंदर। हम पढ़ेंगे, इसका भी एक चिट्ठा बना देंगे और प्रॉपर तरीके से आपको पता लग जाएगा। तो चलो हम साउथ इंडिया के अंदर एंटर करते हैं। ये जो आपको स्टोन बोल्डर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्टोन बोल्डर मतलब बड़े बड़े पत्थर के, मतलब जिनको काट काट के एक नक्काशी दी गई हो, लेकिन साइज़ भी काफ़ी बड़े। अब नाम से ही पता लग रहा है, मेगा वर्ड मतलब कुछ बड़ा, लिथिक मतलब पत्थर, तो मेगालिथ कहते थे इनको, लिटरली बिग स्टोन्स। ये जो थे ये केयरफुली लोगों के द्वारा अरेंज करे जाते थे। लेकिन ये पत्थर किस लिए थे, अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्यों थे पत्थर, जब कोई मर जाता था उसकी साइड पर, जैसे आज के टाइम में जो क्रिश्चियंस और जो मुसलमान नहीं लगा देते हैं, मतलब उसका नाम एक पट्टी सी लगा देते हैं जैसे ऐसा करके कि ये फलाना फलाना ये पर्सन ये जो मर गया था, और ये मिस्टर एंटनी वगैरह, ये 1967 से लेकर 2001 तक ये रहे,
ये इसी प्रकार के ब्यूरल साइट्स यहाँ से, और ये जो इंस्पिरेशन ली जाती है आने वाले टाइम में मुसलमानों क्रिश्चियंस के द्वारा, काइंड ऑफ मतलब एक कहने का तरीका बता रहा हूँ कि पत्थर रिमार्क लगाना, या फिर कोई मर जाए तो किसी के आगे, जैसे मतलब मान लो कि ये सिर्फ मुसलमानों और उसमें नहीं होता, मतलब कोई बड़ा आदमी, कोई महान आदमी मर जाए, जैसे आपके गांव का कोई हेडमास्टर हो जो बहुत फेमस हो, या कोई एक मुखिया हो, या कोई पंडित हो, तो उनके नाम पर एक फ़ोटो लगा देना और ऐसा एक मार्क लगा देना, उनका बर्थ नेम, उनकी पूरी जीवनी थोड़ी सी पत्थर पे मेंशन करना, ये इंस्पिरेशन वहीं से निकली है। लेकिन जीते जी नहीं होता था, मरने के बाद होता था। ये जो प्रैक्टिस था इस प्रकार के बड़े बड़े मेगालिथ लगाने का, यहाँ से 3000 साल पहले शुरू हुआ, और ये पूरे के पूरे दक्षिण भारत के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर और कश्मीर के अंदर आपको ये देखने को मिलता। तो ये याद रखना, ये बहुत कम जगह आपको फैक्ट मिलेगा कि मेगालिथिक स्ट्रक्चर जो थे कहाँ देखने को मिलते थे। डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, ये वैसे एक ही बात होती है, ठीक है, और कश्मीर, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट जो है वो आपको पेज 13 पर जो हमने पढ़ा था, इनाम गांव वगैरह वहाँ पर शो हो रखी है। कुछ जो मेगालिथ्स हैं, वेल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, दूसरे मेगालिथ्स जो हैं मेगालिथिक ब्यूरल्स ये अंडरग्राउंड थे, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, गड्ढा खोद खोद कर वो ऐसा कर दिया। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो एक ना सर्कल भी देखते हैं स्टोन बोल्डर्स का, या फिर सिंगल लार्ज स्टोन जो है एक ज़मीन पर खड़ा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि ब्यूरियल प्रैक्टिसेस बहुत एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस होती थी इस मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स को बनाकर। और आने वाले टाइम में, अभी मैं आपको बस 2 मिनट में बताता हूँ, ये आप होल देख रहे हैं, ये इससे ऐसा माना जाता था कि आत्मा जो है ना वहाँ से ये दिन भर आती जाती रहेगी, इनको भी घूमने की लिबर्टी हमें देनी चाहिए आत्माओं को जो मर गए हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मेगालिथिक स्ट्रक्चर इसको सिस्ट कहा जाता था। ये जो सिस्ट है, यहाँ पर आपको पॉट होल्स देखने को मिल जाएंगे विच वर यूज एज एंट्रेंसेस, ये एंट्रेंस की तरह कि आत्मा का आना जाना, या फिर कभी कभार यहाँ से भी शरीर को दफना कर नीचे रखा जाता था, लेकिन जनरली ओपन ले डाउन कर जाते थे प्रॉपर तरीके से कि हर जगह से कवर हो जाए। बड़ा सा स्टोन बॉर्डर लगा के रख दिया गया, लेकिन स्पेसेस छोड़े जाते थे फिर भी कहीं कहीं जगह पर, सारी जगह पर नहीं। और ये आप देख रहे हो कितने अच्छे से पहले इन्होंने उस ज़माने में जो ये कर सकते थे, भाई 3000 साल पुरानी बात है, जो उनसे बन पड़ा। देखो, पहले इन्होंने नीचे खड्डा खोदा, चारों तरफ बड़े बड़े रेक्टेंगल से स्टोन स्लैब्स लगाए, 1 2 3 4। उसके बाद कुछ कुछ पत्थर थे, जैसे हम लोग घर में टाइलें बिछाते हैं, वो ऐसे करके वो लगाए। फिर बड़े बड़े पत्थर लगाकर साइड में वो कवरिंग थी। तो एक प्रकार से इन्होंने पूरा का पूरा एक श्रद्धांजलि देने के लिए किसी एक महान इंसान को जो भी उस एरिया में होगा या किसी के लिए भी, ये इन्होंने वो पूरा करा। और इस चीज़ का भी ख्याल रखा कि हम एक पॉट होल बना दें आत्मा के आने जाने के लिए। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो एक सर्कल फाइंड करते हैं स्टोन बोल्डर्स का, या फिर सिंगल लार्ज स्टोन। ये इसका मतलब यही है कि एक बड़े बड़े जो पत्थर है, और कभी कभार ये गोले में, ये ऐसे, ये ठीक है, गोले पत्थर। देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या करते थे, जैसे ज़मीन में पहले, सबसे पहले तो खड्डे खोदना, स्टोन्स को उस एरिया में ट्रांसपोर्ट करना, अच्छी क्वालिटी के स्टोन वहाँ पर आने चाहिए। फिर बहुत बड़े जो स्टोन अगर आ गए तो उसको तोड़ना, उन स्टोन्स को राइट पोजीशन में प्लेस करना, सूटेबल स्टोन की कौन सा वहाँ पर फिट हो सकता है वहाँ पर उन स्टोन को शेप में देना, और फिर जो डेड बॉडी है उसको बरी करना। ये जो सारे के सारे जो ब्यूरियल्स हैं, इनके कॉमन फीचर्स थे। जनरली डेड जो थे वो बरी करे जाते थे अपने साथ। ये हड़प्पा की ट्रेडिशन ही कैरी हो रही है कि याद है जब लोगों को गाड़ा जाता था उनकी चीज़ों के साथ, के आफ्टर लाइफ में बिलीव का कंसेप्ट जो था, पॉट्स के साथ गाड़ा जाता था, विच वर जनरली ब्लैक वेयर एंड रेड वेयर। तो ये आपको आ सकता है कि जो मेगालिथिक कल्चर था उसके टाइम पर कौन सी पॉटरी यूज़ होती थी, तो याद रखना ब्लैक वेयर पॉटरी एंड रेड वेयर पॉटरी, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर कुछ टूल्स मिलते हैं हमारे, वेपन्स मिलते हैं लोहे से बनाए गए, ठीक है, मेड ऑफ आयरन। जबकि आप देख रहे हो हड़प्पा के अंदर कोई आयरन का कंसेप्ट नहीं था, और अभी आपको ऋग्वेदिक टाइम पे नहीं मिला अभी आयरन का कंसेप्ट, वो तो 6th सेंचुरी BC में आएगा नॉर्थ इंडिया में। लेकिन यहाँ पर आयरन की कुछ कुछ वेपन्स आपको मिल गए हैं, ठीक है। हमें घोड़ों के अवशेष मिले हैं, हॉर्स के इक्विपमेंट और ऑर्नामेंट्स कुछ कुछ मिले, पत्थर और सोने के बने हुए। अब यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि आयरन यूज़ होता था हड़प्पन सिटीज़ में, आंसर इज नो। हर एक तरीके का मेटल मिला है हमें, लेकिन आयरन नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हॉर्स इक्विपमेंट है, ये एक्स है, कुल्हाड़ी वगैरह, इसमें डंडा बांध के ऑब्वियसली बात होता था, और एक खंजर है यानी कि डैगर है, ठीक है। अब हम लोग पता लगाते हैं समाज किस प्रकार से था इस टाइम पर। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो स्केलेटन के साथ फाउंड होते हैं, डेड बॉडी के साथ, वो हमें कुछ इशारा दे सकते हैं कि उस ज़माने में लोग चीज़ें क्या क्या यूज़ करते थे, ठीक है। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा ग्रेव में भी मिल चुके हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक या दो मतलब डेड बॉडीज़ के पास ही कुछ हमें अवशेष मिले, ऐसा नहीं है।
जैसे वो कह रहे हैं कि अगर आप ब्रह्मगिरी को देखोगे ना, ब्रह्मगिरी हिल्स जो है, कहाँ पर है ब्रह्मगिरी हिल्स, जल्दी मुझे बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, कर्नाटका के अंदर ब्रह्मगिरी हिल्स में। यहाँ पर हमें एक स्केलेटन मिला है जो देखना 33 गोल्ड बीड्स जिसके पास मिली हैं, 2 स्टोन बीड्स मिली हैं, 4 कॉपर की चूड़ियाँ मिली हैं और एक पूंछ शेल यानी कि कौड़ी वगैरह बड़ा सा शंख वगैरह टाइप कुछ मिला है, ठीक है। और कुछ कुछ स्केलेटन्स में वहाँ पर कुछ कुछ उनके पास मटके घड़े वगैरह ये सब मिले हैं। ये हमें ये सजेस्ट करते हैं दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन द स्टेटस अमंग द पीपल जो कि बरी करे जाते थे, ठीक है। जबकि हम हड़प्पा में शोर तरीके से बोल सकते हैं क्या सिटाडेल या लोअर टाउन को देख करके वहाँ पर ऊंच नीच का फर्क होता था, राजा और जनता का फर्क होता था, बताओ कुछ ऐसा ट्रेसेस है जिसमें शोर बोल सके हम? नहीं ना, लेकिन यहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो सम वर रिच अदर्स वर पुअर, कुछ चीफ थे और कुछ उनके फॉलोअर्स थे। वर सम ब्यूरल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या ऐसा था कि कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर लोगों को गाड़ा जाएगा वो एक ही फैमिली के लोग गाड़े जाएंगे? तो कभी कभार मेगालिथ्स के अंदर एक से ज़्यादा स्केलेटन भी मिला है। ये इंडिकेट ये करता है कि लोग परहैप्स जो सेम फैमिली से बिलोंग करते थे, एक बंदा मर गया फिर दोबारा गड्ढा खोदा, मतलब वही उधर उसी जगह पर गड्ढा खोदा या फिर पत्थर रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, दे वर बरीड इन द सेम प्लेस दो नॉट एट द सेम टाइम। ऑब्वियसली बात है, ये थोड़ी ना कि कोई मर गया तो बगल में आ जा, तू भी लेट जा, जल्दी आ, पत्थर रखे तेरे ऊपर। तो बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर बाद में उसी ग्रेव में ली जाती थी, पॉट होल्स के थ्रू इंसर्ट करी जाती थी और बगल में जो पुराने स्केलेटन है उसके बगल में रख दी जाती थी, ठीक है। स्टोन सर्कल्स और जो बोल्डर्स थे ये सरफेस पे प्लेस करे जाते थे साइन पोस्ट की तरह, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्रिश्चियंस और मुसलमानों जो प्रक्रिया फॉलो होती है वैसा, या फिर कहीं पर भी हो सकती है वो जनरली, लेकिन ऐसे देखने को मिलता है, आपने देखा होगा, टू फाइंड द ब्यूरल साइड, ताकि लोग यहाँ पर वापस आ सके और पहचान सके उनके परिवार का कौन सा लोग कौन से उसमें मरा था। जैसे पीढ़ियाँ बहुत बीत गई, परदादा के परदादा के परदादा का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है तो नमन करने, उनको प्रणाम करने वहाँ पर आ सके, फूल वगैरह रखने या कोई ओकेजन है, जैसे पितृपक्ष चल रहे हैं, कुछ भी, मतलब एक कंसेप्ट बस आपको मैं बता रहा हूँ। अब एक स्पेशल ब्यूरल हमें मिला है, वैसे तो हर ब्यूरल की बहुत तारीफ है, इनाम गाँव के अंदर। ये एक साइट है, घोड़ नदी जो है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, सॉरी घोड़ नदी जो कि भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वहाँ पर हमें ये साइट मिली है। आप मुझे बताओगे ये सारा का सारा आज जो भी इसके अंदर साइट्स मिली है आज के टाइम में कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। इसको ऑक्यूपाई करा गया था 3600 to 2700 ईयर्स अगो पहले। यहाँ पर अब देखना ब्यूरल प्रैक्टिसेस कैसे देखने को मिलती हैं। एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड स्ट्रेट, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन आ सकता है, इनका सर नॉर्थ साइड होता था। यूपीपीएससी को ऐसे उठपटांग सवाल पूछना बहुत पसंद है समटाइम, और ये यूपी जितना यूपीएससी कम पूछता है ना वैदिक लिटरेचर और भक्ति सूफी के बारे में, उतना ही उत्तर प्रदेश और यूपी SSSC और MPPSC ये बहुत दीवाने हैं इनके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूजा पाठ बहुत होती हैं और सरकारें भी ऐसी हैं, तो फिर इस वजह से क्वेश्चन बन ही जाते हैं यहाँ पर। भक्ति सूफी और एक ये ऋग्वेद और ऋग्वेदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। समटाइम्स ब्यूरल्स वर विद इन द हाउस, एक घर में भी मतलब वो कर दिया जाता था। वेसल्स डेट प्रोबेबली कंटेंट फूड एंड वाटर, वो डेड बॉडीज के पास प्लेस करे जाते थे। एक यहाँ पर हमें बंदा मिला है, इसके पास क्या मिला है, इट वॉज बरीड इन अ लार्ज 4-legged clay jar इन द कोर्टयार्ड ऑफ 5-roomed हाउस, यानी कि इतने बड़े एक जार के अंदर इसको ये ऐसे इसको करा गया। इसको मैं तमिलनाडु में भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेज इन द साइड यहाँ पर हमें मिला है। ये जो हाउस है यहाँ पर एक ग्रेनरी जो थी ये हमें मिली है, एंड बॉडी वॉज प्लेस इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन, जैसे कोई पलथी मारकर जैसे लेटा हो या फिर जैसे हम लेटते ऊपर खापड़ होकर, ठीक है। तो क्या ये चीफ हो सकता है? शॉर्ट तरीके से हम नहीं कह सकते भाई कि ये चीफ हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्केलेटन स्टडीज़ हमें बताती क्या है, देखो बच्चे का स्केलेटन पता लगाना ना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफ़ी ईजी होता है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, लेकिन ज़्यादातर डिफरेंसेस हमें गर्ल और बॉय के स्केलेटन में शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को दिक्कत होती थी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, कभी कभार हम अगर इनको पता लगाना होता था कि मैन और वुमेन का स्केलेटन परफेक्ट तरीके से कैसे, तो सबसे पहले ये सोचते थे कि ज्वेलरी देखकर पता लगा लो, लेकिन ये भी चीज़ ठीक नहीं है क्योंकि उस ज़माने में मर्द जो थे वो भी ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते थे। तो बेटर वे ये होता है कि हमने स्केलेटन का सेक्स पता लगाएं। कैसे? जो हिप और जो पेल्विक एरिया होता है वुमेन का वो जनरली लार्ज होता है, स्केलेटन में दिखता है, ताकि जो उसकी कोख है ना वो प्रॉपर तरीके से दिख सके, क्योंकि वो हर एक औरत ऑब्वियसली बात है पेल्विस एरिया और ये इसका बड़ा होगा क्योंकि उसका कोख रेडी होती है बच्चे पैदा करने के लिए। ये जो डिस्टिंक्शन है ये हमें बताते हैं कि मर्द और औरत के स्केलेटन में कैसे पता लगा सकते हैं हम लोग फ़र्क। 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन था चरक,
ठीक है। इसने एक बुक लिखी थी चरक संहिता ऑफ आयुर्वेद, इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन। इसने बोला था कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती हैं। ये आज की एनाटॉमी से काफ़ी अलग है। जो आज की एनाटॉमी बताती है कि 200 आई थिंक 206 हड्डियाँ होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, परफेक्ट तरीके से। मैंने मुन्ना भाई MBBS में सुना था इस फैक्ट को, 206 तरह की हड्डियाँ होती हैं। चरक ने लेकिन ऐसी गड़बड़ी कैसे कर दी, क्योंकि इसने टीथ को, जॉइंट्स को और कार्टिलेजेस को भी गिन लिया था, ठीक है। अब ये ऊपर इनाम गाँव ही था ना, हाँ। अब इनाम गांव के अंदर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये और क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि खेती बाड़ी क्या क्या होती थी। तो वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस और सेसमे की हमें सीड्स मिले हैं। बड़े सारे एनिमल्स के बोन्स मिले हैं, उनकी बॉडी पर कट मार्क, स्केलेटन पे कट मार्क हैं कि ऑब्वियसली बात उनको हंटिंग करके उनके फूड के लिए उनको मारा जाता होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से मिले थे वो लिस्ट आपको मिल गई है, और भी ऐड करवा दूंगा मैं। कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, मोंगूस, बिसाइड्स बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश। और यहाँ पर कुछ कुछ फ्रूट्स भी हैं, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, खजूर वगैरह, ठीक है। और वेरियस टाइप्स ऑफ बेरीज ये भी कलेक्ट करे जाते हैं, ठीक है। उस ज़माने में और जगह पर क्या हो रहा था, 3500 साल पहले लगभग हमें राइटिंग्स देखने को मिलती हैं कुछ कुछ चाइना में इस प्रकार की। ये जो राइटिंग्स हैं ये देख रहे हो, एनिमल के बोन पर लिखी गई हैं। इनको हम लोग ओरेकल बोन्स कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आ सकता है आपको कि ओरेकल बोन्स कौन सी कंट्री का कंसेप्ट है एंशिएंट टाइम में। और आपको पता है वो कैसे बोलेंगे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। तो आप चाइनीज सिविलाइजेशन को करके आ जाना वहाँ, क्योंकि जो चाइना में मिल रखी है, तो चाइना ही ऑप्शन अगर देखे कुछ भी लिखा हो उसके आगे सिविलाइजेशन, ये एरा वेरा एम्पायर वगैरह, आप मार्क करके आ जाना। बिकॉज यहाँ पर इनको यूज़ करा जाता था इन हड्डियों को, देवर यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ये पता है किस प्रकार की हड्डियाँ थी बताऊँ मैं, शकुनी यूज़ करता है ना, जो महाभारत में अपने बाप की हड्डियों से बनाकर वो पास से फेंकता है, जो उसके पास से बता देते क्या होने वाला है, जिससे वो द्रौपदी को जीतता है और वो करता है। ये इसी प्रकार की हड्डियाँ थी, चाइना में ये चीज़ यूज़ होती थी। चाइना में भी वास्तु का कंसेप्ट एक्चुअली बहुत होता है, बहुत ये लोग अंधविश्वास और इसको मानते हैं। पता है किंग्स जो थे वो स्क्राइब को लेकर आते थे, ठीक है, टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स। ये क्वेश्चंस लिखते थे कि क्या ये बैटल जीतेंगे, क्या इस साल फसल अच्छी होगी, क्या इनके बेटा होगा। अब बेटा कैसे होगा भाई, बेटा तो तुम्हें करना है, सेक्स करोगे उनके साथ जाकर, हड्डियाँ क्या बताएगी, ठीक है। तो बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर और एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट। फॉर्चून टेलर्स फिर ये बताते थे कि ये जो क्रैक हैं उससे फिर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे, ब्ला 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 ब्ला, फुल लेवल की बकलोली, ठीक है। ये जो किंग्स थे ये पैलेसेस में रहते थे, सिटीज़ में रहते थे, बहुत वेल्थ थी इनके पास, ब्रॉन्ज वेसल्स बहुत डेकोरेटेड थे, लेकिन दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो अर्ली टाइम में, एशियन टाइम में चाइना में भी आयरन के बारे में नहीं पता था लोगों को। एक ही बार में हमने पूरा चैप्टर ओवर कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।